लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स, अब आ रही है? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। देख लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। उनकी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट जो एज ए रिजर्व फूड काम आते हैं, कुछ की स्ट्रक्चर इनसे बनी होती है। लिपिड भी स्टोरेज फूड के रूप में काम आता है। डीएनए आरएनए जेनेटिक मॉलिक्यूल होते हैं। और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं इसको। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमने पढ़ा था, इनको कहते हैं सैकेराइड्स। सैकेराइड्स और सैकेराइड्स जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स, जो सैकेराइड्स होते हैं वो तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। मोनो यानी सिंगल, मॉलिक्यूल ऑफ शुगर जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। मतलब ये एक ही तरीके मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड जो दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होंगे, एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज। पॉलीसैकेराइड का मतलब, पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में बाइंड होकर एक चेन बनाते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनते हैं। जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस सेकेंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस एन नंबर्स ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके जो पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, जब ये बॉन्ड करेंगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड करेंगे और उसके बाद में जब ये बॉन्ड होगा तो उसको अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। और ये क्या, इस बॉन्ड कैसे बनेगा? रिमूवल ऑफ H2O। जो H2O होगा वो निकल जाएगा और दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे। इस तरीके से एक चेन बनेगी। वो चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। तो जब पॉलीसैकेराइड्स किससे बने होते हैं? बहुत सारे मोनोसैकेराइड से। इसलिए इसका एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एक्सेट्रा। हमने लास्ट क्लास के अंदर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कर लिया था, स्टार्च का स्ट्रक्चर कर लिया था, और ग्लाइकोजन और स्टार्च में जो डिफरेंस होता है वो मैंने बता दिया था। कोई बता सकता है मेरे को? अब हम नेक्स्ट जो पॉलीसैकेराइड करेंगे वो करेंगे सेलुलोज।
सेल्यूलोज, present in plant cell wall। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। दूसरा, एंजाइम जो इसके लिए काम में लिया जाता है वो सेलुलेज एंजाइम। तीसरा, $20,000 ग्लूकोज यूनिट चेन, मतलब इसकी चेन के अंदर 20,000 ग्लूकोज यूनिट पाई जाती है। इसका जो वेट है वो 0.5 से 2.5 ठीक है। ये अनब्रांच्ड होता है। सिक्स, मेड अप ऑफ galactose and mannose, हाँ क्या? ठीक है। गैलेक्टोज प्लस मेनोज शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है उसमें रफेज के नाम से जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके फंक्शन को मेंटेन करने के काम आता है। दूसरा, वॉल्यूम कम। दूसरा जो इसका यूज होता है
फूड ऑफ फार्म एनिमल्स का मतलब जो कैटल्स होते हैं, काऊ, बफेलोज, उनके फूड के रूप में काम आता है। ये 90% कॉटन फाइबर में प्रेजेंट होता है। ये डिग्रेड किसके द्वारा किया जाता है? ये डिग्रेड सेलुलेज एंजाइम प्लस इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड किया जाता है। joined by 1,4 alpha ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में सेलुलोज क्या होता है? हमारे बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। कैसे कि जो लो वुड होती है, इसके अंदर जो वुड पाई जाती है वो 25 to 30% वुड। वुड का क्या काम लेते हैं हम? एज ए फ्यूल। ठीक है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा यूज ऑफ सेलुलोज का यूज क्या क्या है? फर्स्ट, एज ए एनिमल फूड। ठीक है, एनिमल्स कौन से? जो कैटल्स है, बफेलोज है। सेकंड क्या यूज होगा? एज अ फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा? रफ फेज। थर्ड, एज ए कॉटन फाइबर, राइलोन फाइबर, प्लास्टिक और पेपर इंडस्ट्री, फॉर प्रोडक्शन
पेपर्स। ठीक है, पेपर भी सेलुलोज से बनता है, इसीलिए पेपर इंडस्ट्री में भी सेलुलोज का यूज होता है। और कॉटन इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इंडस्ट्री और कोई यूज बता सकता है मेरे को? एज अ वुड, टिम्बर, बायोफ्यूल एक्सेट्रा, ये सारे यूज है सेलुलोज के। और इसके अलावा प्लांट सेल के अलावा भी सेलुलोज जो है वो एल्गी, फंजाई एक्सेट्रा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको तो हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जब वो सिंगल मॉलिक्यूल एक के साथ एक चेन में जुड़ जाते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं, जिनके अंदर बहुत लंबी लंबी उनकी यूनिट्स होती है, उनकी चेन होती है, उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। और वो कैसे होते हैं? पॉलीमराइजेशन के द्वारा बने होते हैं। पॉलीमराइजेशन कैसे होता है कि H2O जब रिमूव होता है तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। एक मॉलिक्यूल का 1,4 जो ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड बताया है उसका मतलब क्या है? एक जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसका 1 नंबर कार्बन, सेकंड का 4th नंबर कार्बन, उन दोनों से H2O रिलीज होगा और O से बॉन्डिंग बन जाएगी, डबल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है, कई बार ये बाइंड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो ब्रांच्ड होते हैं, कई बार ये अनब्रांच्ड होते हैं। जैसे ग्लाइकोजन की चेन होती है वो अनब्रांच्ड होती है, सेल और स्टार्च की जो चेन होती है वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? देखो, जो प्लांट की सेल होती है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है, ये जो सेल है इसके ऊपर ये जो सेल वॉल बनी हुई है, ये सेल वॉल प्लांट की किससे बनी होती है? सेलुलोज से। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब जैसे कि वाटर है, ठीक है, अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन, है ना। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर क्या बनता है? डीएनए, आरएनए। और ये नेक्स्ट है अपने शुगर्स, बहुत सारे शुगर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये सेकेराइड्स भी 3 तरीके के होते हैं, एक मोनो यानी सिंगल मॉलिक्यूल, डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल, और पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर बहुत सारी मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और वो पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीमर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल के साथ में दूसरा जुड़ता है तो यहाँ पे ये सपोज इसका 1 नंबर है, ये इसका 4th नंबर है, इन दोनों के बीच से H2O निकल जाता है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से ये मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो आपस में ये चेन बनाने जाते हैं और वो जितनी ज्यादा चेन बनाएंगे उतना ही ज्यादा वाटर उसमें से रिलीज होता जाएगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा वो 1/4 से जुड़ेगा, 1/4 से जुड़ता जुड़ता वो हमेशा उसको H2O रिमूव करता जाएगा। अगर हम इस पॉलीमर को तोड़ना चाहते हैं, पॉलीमर से वापस मोनोमर बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा?
हमको वापस वाटर ऐड करना पड़ेगा, जहां जहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकला था वहां वहां वाटर वापस जाके बाइंड हो जाएगा और जो पॉलीमर बना था वो वापस मोनोमर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, स्टार्च जो है रिजर्व फूड के रूप में काम आता है, लेकिन कहां पे? प्लांट सेल में। और ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज की जो चेन है, वो किसमें काम आती है? एनिमल सेल के अंदर, लीवर में रहता है या उसकी मस्कुलर सेल्स के अंदर। ठीक है, अब सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम होता है, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम होता है, उसको सेलुलेज एंजाइम कहते हैं। उसकी जो ये ग्लूकोज की चेन है, मतलब इसके अंदर ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 20,000 तक। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 0.5 से 2.5 मिलियन तक हो सकता है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमने ग्लाइकोजन का बनाया था। स्टार्च जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, ये सेलुलोज अनब्रांच्ड होता है और ग्लाइकोजन भी अनब्रांच्ड होता है। और पॉलीसेक्राइड्स में भी दो टाइप्स आते हैं, एक होमो और दूसरा क्या आता है? हेट्रो। हेट्रो का मतलब जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स जुड़ के बनाते हैं, और होमो मतलब जिसमें एक जैसे मॉलिक्यूल जुड़ के ही बनाते हैं। लेकिन स्टार्च दो मॉलिक्यूलर यूनिट होती है स्टार्च की, एक होती है अमाइलोज, दूसरा होती है अमाइलोपेक्टिन। हाँ बोलिए। अब ये तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसका वेट ज्यादा है तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की चेन भी तो देखो, एक शुगर मॉलिक्यूल का अपना वेट होगा। ठीक है, अपना वेट होते होते ये इतनी चेन बनाता है। ये चेन जो है 20 से लेके लाख 2 लाख तक भी जा सकती है ये चेन। तो अगर ये चेन इतनी बड़ी होगी तो उसका वेट नहीं होगा क्या? इनका वेट होगा, लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, वो अपने वेट की तरह नहीं होता है। जो 0.5 से 2.5 का मिलियन जो वेट है ना, वो इनका वेट है कि इनका वेट इनसे इसके बीच ही हो सकता है। इसका वेट 0.5 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी, 0.9 भी, पर वो रेंज इन्होंने फिक्स कर रखी है कि सेलुलोज मॉलिक्यूल का वेट है वो इतना ही हो सकता है। क्योंकि जो सेलुलोज है वो क्या है? प्लांट सेल वॉल है। और आप लोगों को पता है कि प्लांट सेल वॉल कितनी भारी होती है। प्लांट्स जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं या प्लांट होते हैं वो कितने ज्यादा भारी होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उसका वेट इतना ज्यादा होता है। आया समझ में? जो बड़े बड़े पेड़ काटते हैं या हम हमारे घर में ही कोई पेड़ उगाते हैं और वो हमारे से ऊपर तक पहुंच जाता है, हमारी घर की छत तक पहुंच जाता है, उसके बाद में हम अगर उसकी लकड़ी को काटे और उसका वेट करें तो उसका वेट कितना ज्यादा आता है। तो वो उसमें जो वेट होता है वो अधिक से अधिक वेट उस सेलुलोज का वेट ही होता है, क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ जो है वो किसकी बाउंडिंग है? सेलुलोज की।
या ये इसका फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये दूसरे का फोर्थ नंबर कार्बन, ये फिर फर्स्ट नंबर कार्बन, ये इसका फोर्थ नंबर कार्बन। तो जो बॉन्डिंग होती है वो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक होती है। कैसे होती है? रिमूवल ऑफ H2O। जो एक कार्बन है वो तो उसका H मॉलिक्यूल का और दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल का OH हटके क्या बनाता है? H2O। तो ये यहां से जब ये हटेगा तो यहां पे ऑटोमेटिक एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहां से ये चीज हटेगी H2O तो इधर भी डबल बॉन्ड। इसी तरीके से इसकी जो 20,000 चेन होती है ग्लूकोज की, वो n नंबर्स मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि उसकी जितनी भी चेन्स होगी वो सारी चेन इसके अंदर जाकर बाउंड होती रहेगी। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है? हेट्रोपॉलीसेक्राइड जिसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े होते हैं लेकिन अलग अलग टाइप के। जैसे एक उसके अंदर सुक्रोज जुड़ गया, दूसरा उसके अंदर माल्टोज जुड़ गया, तीसरा उसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा जुड़ गया, या उसके अंदर पॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं, साथ में प्रोटीन भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल्स हो, सेक्राइड मॉलिक्यूल्स प्लस अदर मॉलिक्यूल्स, चाहे वो लिपिड हो चाहे वो प्रोटीन हो या फिर म्यूटेशन या मॉडिफाइड मोनोमर्स। मोनोमर्स का मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको हम म्यूटेट कर दे, उसमें हम कोई चेंज कर दे, या उसके अंदर से यहां से ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर दे, तो उसके बाद में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो म्यूटेट हो जाएगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड में करते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ मॉडिफाइड monomers of saccharides or made up of saccharides plus peptides चेन। ठीक है,
ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कॉम्प्लेक्स, लार्ज, हाई मॉलिक्यूलर वेट, एग्जाम्पल्स मैंने इसमें लिखा है मॉडिफाइड ऑफ सेकेराइड्स, मोनोमर सेकेराइड, ठीक है। दूसरा पेप्टाइड प्लस क्या होगा, म्यूको पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल पेप्टिडियोग्लाइकन्स, पेप्टिडियोग्लाइकन्स का मतलब समझे, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन्स का मतलब ग्लाइकोजन, ठीक है। म्यूकस लेयर प्लस पेप्टाइड, हेमी सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अगार 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 मैंने आपको बताया था जब अपने प्लांट टिश्यू कल्चर किया था कि अगार अगार जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या काम आता है, जेल बनाने के काम आता है। पैक्टिन जेल बनाने के काम कैसे आता है, इसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में होता है अगार अगार, अगर हम पानी डाल दे, ठीक है, तो क्या होगा, जब पानी डाला जाएगा तो ये बिल्कुल जेल फॉर्म के अंदर आ जाएगा, उसके वाटर के अंदर घुल के, जैसे जेल होता है अपन बालों में लगाने का जेल काम में लेते हैं, वैसे ही जेली फॉर्म के अंदर ये आ जाता है। वो उस जेल के अंदर क्या कर सकते हैं, हम उसको मीडिया में डालकर हम मीडिया को स्टेबल कर सकते हैं, उस मीडिया पे कल्चर कर सकते हैं। पैक्टिन पैक्टिन भी जेल बनाने के काम में आता है। ये सारे एग्जाम्पल्स है उसके। और दूसरी एक और चीज नोट कर दो, जैसे मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन जो होता है वो रेड कलर देता है आयोडीन के साथ में, और स्टार्च जो होता है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ में। सेलुलोज आयोडीन नो कलर। सेलुलोज के अंदर अगर आयोडीन को डाला जाएगा तो ये कोई कलर नहीं दे